है इंजीनियर रशीद साहब का एक असर होगा। फिलहाल इन 2 फेजों में वो दिखा नहीं है, तो उस पर कुछ 370 तो फिलहाल इस मौजूदा हुकूमत में आप वापस नहीं लाओगे। 5 अगस्त 2019 को 2 यूटी बने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख के डोमिसाइल लॉज और जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल कानून में जमीन आसमान का फर्क है। अब या तो वो पूरी दुनिया के सामने अपने आप को झूठा साबित करना चाहते हैं, लेकिन आप कैसे उम्मीद करोगे कि वजीर आजम साहब ये तस्लीम करेंगे कि 5 साल में कुछ नहीं हुआ? वो कैसे कर सकते हैं ना। अब उन्होंने दुनिया को ये कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 और ये 3 खानदान जो हैं ये रुकावट थी। मोदी हुकूमत का कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो यहाँ शुरू हुआ हो? कुछ नहीं। किसी तरह जम्मू जो है वो बीजेपी के साथ चले और कश्मीर जो है वो बढ़ जाए। जम्मू में कौन सा ऐसा इलाका है जहां आपको मिलिटेंसी देखने को नहीं मिलती? पीर पंचाल हो, चिनाब हो, रियासी हो, जम्मू हो, उधमपुर, कठुआ, सांबा, जहां पे इन पिछले 35 सालों में कोई ना कोई कुर्बान नहीं हुआ। तो ये सवाल अगर आपको कभी मौका मिले ना तो उन लोगों से पूछेगा जो अटैक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ खुसूसी बातचीत में आज मौजूद हैं जम्मू एंड कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब। उमर अब्दुल्ला साहब, जम्मू एंड कश्मीर से जब से स्टेट का दर्जा छीना गया, अब ये यूटी है और यूटी होने के बाद ये पहला इलेक्शन है। कहा जाता है कि यूटी में चुनाव की कोई वैल्यू और हैसियत नहीं होती है। यूटी के चुनाव की हैसियत म्यूनसिपलिटी के चुनाव की होती है। अभी बीबीसी की एक ब्रॉडकास्टर है नईमा महजूर, उसने भी ऐसा कहा। तो फिर इस चुनाव की इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं आप उनके लोग? कहने से क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने तो वैसे भी ज्यादा वक्त जम्मू कश्मीर में गुजारा नहीं है। वो यहाँ के मुतालबे और मुश्किलात, चलिए छोड़ दीजिए उस बात को। जनाब, कम अज कम जो हमारे पास है फिलहाल हुकूमत, उससे तो बेहतर है ना। आज तो एलजी साहब को सवाल करने वाला कोई नहीं। एलजी साहब जैसे उनकी मर्जी है वैसे काम करते हैं। कम अज कम एक यूटी के असेंबली में कुछ तो इख्तियारात हैं। चलिए, वो सारे इख्तियारात नहीं हैं जो हम चाहेंगे, लेकिन इंशाल्लाह वो भी वापस आएंगे। वज़ीर आज़म और बाकी तमाम जो सीनियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो बार बार ये कहा हुआ है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलेगा, फुल फ्लेज स्टेट। यहाँ तक कि जब 370 को लेके सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, उस दौरान भी मरकज़ की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहा कि हम जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस देंगे। तो हम तो मान के चलते हैं कि चलिए फिलहाल ये असेंबली यूटी का होगा, लेकिन बहुत जल्दी इसको एक रियासत के असेंबली में तब्दील किया जाएगा। लेकिन तब तक भी कम अज़ कम इस असेंबली के ज़रिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की हुकूमत पे कुछ तो रोक लगेगा। अभी बीजेपी की हुकूमत है, आपको उम्मीद है नरेंद्र मोदी साहब से या अमित शाह साहब से कि वो स्टेट हुड वापस कर देंगे? अब या तो वो पूरी दुनिया के सामने अपने आप को झूठा साबित करना चाहते हैं, फिर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ ना। लेकिन मैं तो मान के चलता हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, जिन्होंने पब्लिकली ये बात कही, प्राइवेटली अगर बात कही होती तो मैं मानता ना गुंजाइश है कि वो नहीं करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने बातों का कुछ तो अहमियत होनी चाहिए। उन बातों की कुछ तो उन बातों में वजन होनी चाहिए। और फिर खुलेआम यहाँ पे हर जलसे को जब उन्होंने खिताब किया तो यही कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलेगा। अच्छा, जब यूटी की बात होती है तो यहाँ भी लोगों से कहते हुए सुना कि वो दिल्ली को मिसाल के तौर पर पेश करते और कहते हैं जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की कोई हैसियत नहीं है, उनकी बात नहीं सुनी जाती। यहाँ भी वही हाल होगा बिल्कुल। लेकिन दिल्ली और जम्मू कश्मीर में फर्क है ना। क्या? दिल्ली को रियासत, फुल फ्लेज रियासत बनाने का वादा किसने किया है? किसी ने नहीं। कांग्रेस की हुकूमत थी, दिल्ली को पूरा रियासत का दर्जा नहीं मिला। बीजेपी की हुकूमत रही, नहीं मिला। जम्मू कश्मीर को लेके हर किसी ने तो ये कहा है ना कि रियासत का दर्जा हमें मिलेगा। और दिल्ली और जम्मू कश्मीर में फर्क है। दिल्ली कभी रियासत थी नहीं। हम कम से कम एक रियासत थे ना 5 अगस्त 2019 से पहले। वो हमसे रियासत का दर्जा लिया क्यों गया वो समझ में नहीं आता। अभी तक किसी ने मुझे ये ये नहीं समझा पाए कि आखिरकार, चलिए 370 हम समझते हैं वो बीजेपी का एक सियासी मौक़िफ़ था, एजेंडा था, लेकिन रियासत का दर्जा हमसे लेके यूटी बनाना, ये तो कहीं पे बीजेपी के वादों में नहीं था। और उसका जम्मू कश्मीर को फ़ायदा क्या मिला ये भी कोई हमें समझा नहीं पाया, क्योंकि ये जो 5 साल का अरसा बीत गया है, इसमें वैसे भी हम मरकज़ के ही कंट्रोल में थे।
गवर्नर्स रूल था, प्रेसिडेंट्स रूल था। तो यूटी और रियासत में प्रेसिडेंट्स रूल के अंडर कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब वजीर आजम कहते हैं कि इलेक्शन के बाद वो रियासत का दर्जा हमें वापस करेंगे, तो फिर यूटी का फायदा क्या था, समझ में नहीं आता। अभी जो चुनाव हो रहा है इसमें बहुत सारे तज्जिया निगार फ्रैक्चर्ड मैंडेट की बात कर रहे हैं कि किसी को मेजोरिटी नहीं आएगी, हंग असेंबली होगी और दोबारा से बीजेपी चाहेगी गवर्नर रूल हो। इंजीनियर रशीद को भी मैदान में लाया गया है, जेल से आज़ादी मिली है, इसकी भी चर्चा है। तो क्या इंजीनियर रशीद को भी आप एक चैलेंज के तौर पर देख रहे हैं? अब वो तो वक्त साबित करेगा। फिलहाल जो हम सोच रहे थे कि वो बहुत मतलब एक यहाँ एक हवा बनेगी और बड़ा एक जो है इंजीनियर रशीद साहब का एक असर होगा, फिलहाल इन 2 फेज़ों में वो दिखा नहीं। लेकिन अब बारह उनका जो जहाँ से वो इलेक्शन जीत के आए हैं वो नॉर्थ कश्मीर है। अब वो फेज़ 1 अक्टूबर को वहाँ पोलिंग होगी, देखते हैं कितना असर पड़ेगा। लेकिन इन 2 फेज़ों में चाहे अनंतनाग की बात करें, श्रीनगर की बात करें, इतना खास असर देखने को नहीं मिला। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ और वहां आप ही उनके मुकाबले में अब उम्मीदवार थे। लोकसभा और असेंबली में जमीन आसमान का फर्क है ना। आप लोकसभा और असेंबली के इलेक्शन का आप यानी जम्मू एंड कश्मीर में भी फर्क होता है लोकसभा और विधानसभा में। इलेक्शन होता है ना। यहाँ इलेक्शन में फर्क होता है। यहाँ जितने लोग पंचायत के इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं उतने लोग पार्लियामेंट इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते। जितना वोटर जो है पंचायत के इलेक्शन में अपना वोट डालने के लिए बेचैन होता है, उतना पार्लियामेंट में नहीं होता। और ये बार बार हम जो है हर इलेक्शन में देखते हैं। यहाँ पे भी इलेक्शन में फर्क रहता है ना। अच्छा, मैं अभी बहुत सारे इलाकों में गया हूँ, दूर दराज गाँव में नौजवानों से बातचीत कर रहा हूँ, तो उनके जहन में जो इस वक्त सबसे बड़ी बात हुई है कि आर्टिकल 370 हमारी पहचान थी, उसको हटा दिया गया है। जॉब क्राइसिस है, मुलाजमत के लिए परेशान है। उसके अलावा वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं कि इसकी वजह से हमारी मुलाजमत अब पहले जैसी नहीं रह पाएगी। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या है और क्या अगर आपकी सरकार लेकिन अब आती है तो उस पर कुछ करेगी? 370 तो फिलहाल इस मौजूदा हुकूमत में आप वापस नहीं लाओगे, वो तो हम मान के चलते हैं और वो हम लोगों को भी बार बार बताते हैं। हमने ये कहा हुआ है कि फिलहाल हम इस मुद्दे को जिंदा रखेंगे इस उम्मीद के साथ कि कल को मरकज में कोई ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ हम इस मामले पे बैठ के बात कर सकेंगे। लेकिन उसको छोड़ के रियासत में आपको अपना डोमिसाइल लॉ फ्रेम करने की खुली छूट है। इसमें आपको मरकज की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ जो हमारे मतलब हमसाये में रियासत हैं उनके तरफ देखना है, चाहे वो हिमाचल हो, उत्तराखंड हो। उनके डोमिसाइल लॉ और हमारे डोमिसाइल लॉ में ज़मीन आसमान का फ़र्क। आप लद्दाख की तरफ देखिए, 5 अगस्त 2019 को 2 यूटी बने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख के डोमिसाइल लॉज और जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल कानून में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब इलेक्शन के बाद रियासत का दर्जा हमें मिलेगा तो डोमिसाइल लॉ कम से कम बदल के ये जो ज़मीनों को बचाने का, नौकरियों को बचाने का जो सिलसिला है वो हम शुरू करेंगे। लेकिन ये भी स्टेटहुड के बाद हो पाएगा। अभी जो अब जितना एक यूटी के तहत हम कर सकेंगे करेंगे, जो बाकी रह जाएगा वो हम रियासत के हैसियत से करेंगे। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब को मैंने देखा लगातार पिछले 5 सालों में स्पीच के दौरान वो कहते हैं कि कश्मीर में 70 सालों में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, तरक्की नहीं हुई। यहाँ के जितने पॉलिटिशियन हैं, आपके वालिद साहब, दादा साहब और दूसरे लोगों को भी वो कोसते हैं और कहते हैं लोगों ने कुछ भी नहीं किया। मैं इधर गया, लोलाब गया, पकवाड़ा गया और भी दूर-दराज के इलाकों में गया हूँ, तो लेकिन मैं देख रहा हूँ कि डेवलपमेंट है, सड़कें बनी हुई है, लोगों के मकानात ठीक-ठाक हैं। मैंने जानने की कोशिश भी की लोगों से, मैंने जोड़ा कि क्या सिर्फ 5 सालों में ऐसा हुआ, सड़कें अच्छी बन गई है? तो लोगों का कहना था कि ऐसा नहीं है, 5 सालों में तो नुकसान हुआ है। तो फिर पीएम मोदी लगातार इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं और आप लोग काउंटर क्यों नहीं कर रहे हैं इसको? आप क्या उम्मीद करेंगे कि वजीर आजम साहब ये तस्लीम करेंगे कि 5 साल में कुछ नहीं हुआ? वो कैसे कर सकते हैं ना। अब उन्होंने दुनिया को ये कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 और ये 3 खानदान जो हैं ये रुकावट थे और जम्मू कश्मीर की तरक्की इन लोगों की वजह से और 370 की वजह से नहीं हो पाया। लेकिन आप कैसे उम्मीद करोगे कि वजीर आजम साहब ये तस्लीम करेंगे कि 5 साल में कुछ नहीं हुआ? फिलहाल जिन जिन प्रोजेक्ट्स के हवाले से वजीर आजम साहब बात करते हैं वो सब 5 अगस्त 2019 से पहले के आए हुए हैं। यहाँ तक कि जो मौजूदा मतलब इस एनडीए की हुकूमत में आए हैं वो भी 5 अगस्त 2019 से पहले, चाहे आप ये एम्स की बात करें या ये बाईपास, श्रीनगर का जो नया बाईपास है उसके हवाले से बात करें, इससे और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की देन है। और अगर रेलवे की बात करें तो फिर हमें वापस इंदिरा गांधी साहिबा के दौर पर जाना पड़ेगा, क्योंकि रेल का संग बुनियाद
उनके वक्त में जो है रखा गया। तो ये मतलब इलेक्शन के दौरान हम मोदी साहब से और कोई उम्मीद तो करते नहीं हैं। मोदी हुकूमत का कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो यहाँ शुरू हुआ हो? कुछ नहीं, एक शॉपिंग मॉल। आप कह रहे हैं कि वो आपके खानदान को या दूसरे लोगों को बदनाम कर रहे हैं, हालांकि तारीख जो बताती है कि आप और आपके खानवादे ने कश्मीर को इंडिया से जोड़ा है, कुर्बानी भी देनी पड़ी है। एक ग्रुप वो है जो इल्हाक नहीं चाहता है, वो रेफरेंडम चाहता है, फ्रीडम चाहता है। तो आपने तो हुकूमत हिंद को हमेशा सपोर्ट किया है, उनकी मदद की है, तो फिर आप पर अटैक क्यों? आपको तो सपोर्ट मिलना चाहिए था। ये सवाल अगर आपको कभी मौका मिले ना तो उन लोगों से पूछेगा जो अटैक करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आपको कभी मोदी साहब या अमित शाह साहब से इस तरह बातचीत करने का मौका मिलेगा। देते नहीं नहीं, टाइम वो देते नहीं है, और अगर देंगे भी तो आपसे पहले सवाल मांगेंगे कि आप क्या पूछोगे, और उससे आगे पीछे आपको पूछने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन मैं जरूर ये जानना चाहूंगा, जिस तरह आपने मुझसे सवाल किया, यही सवाल मैं उनको करना चाहूंगा कि बताएं ना। चलिए, इलेक्शन तो होते रहते हैं, लेकिन कम से कम मैं अपने घर की बात नहीं करूंगा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर तंजीम की बात करें तो यहाँ हजारों में मेरे साथी जो हैं कुर्बान हुए हैं इन पिछले 35 सालों में। कौन सा ऐसा घर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ा हुआ जहाँ पे इन पिछले 35 सालों में कोई ना कोई कुर्बान नहीं हुआ, चाहे छोटे वर्कर से लेके हमारे बड़े ओहदेदारों तक। लेकिन जब उनकी कुर्बानियों को इस तरह और इतनी आसानी से नजरअंदाज किया जाता है तो दुख तो होता ही है। तो आखिर एजेंडा क्या है सेंटर का या दिल्ली का? फिर आप एक ऐसा सवाल कर रहे हैं जिसका मेरे पास जवाब नहीं है। आपने शुरू में फ्रैक्चर मैंडेट की बात की। इलेक्शन के हवाले से तो मैं इतना ही कहूंगा कि उनकी कोशिश ये है कि मैंडेट फ्रैक्चर हो, कम से कम कश्मीर में, जम्मू में कंसोलिडेट हो। किसी तरह जम्मू जो है वो बीजेपी के साथ चले और कश्मीर जो है वो बढ़ जाए। लेकिन हमारी मुकम्मल कोशिश इस इलेक्शन में यही रही कि ये डिवाइडेड मैंडेट जो है ये ना हो, क्योंकि इसका खमियाजा हम अभी तक भुगत रहे हैं। और इसका इलाज भी अगर होगा तो तब होगा जब हम कंसोलिडेट या एक साथ आके जो है मरकज का मुकाबला करें। अच्छा, एक और सवाल है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हालांकि कश्मीर में मैंने जैसा कि मुताला किया, रिसर्च किया, तो यहाँ 70 सालों से लगातार इस पर बात होती रही है, खा कांग्रेस की हुकूमत हो या बीजेपी की। हालांकि इंडिया के अब दूसरे इलाकों में भी ईवीएम की वजह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बातचीत हो रही है। यहाँ के एक सीनियर सहाफ़ी भी हैं, अहमद फराज, उनका अभी मैं देख रहा था। तो कहा जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन बड़ा इशू है जम्मू एंड कश्मीर में। कोई भी हुकूमत नहीं चाहती कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, मैनिपुलेट किया जाता है, धांधली की जाती है। तो आपको क्या लगता है? ना, मैंने जब कभी इलेक्शन हारा है तो उसके लिए मैंने कभी बहाना नहीं बनाया। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने इलेक्शन हारा है क्योंकि धांधली हुई है या ईवीएम्स के साथ छेड़छाड़। मैंने पार्लियामेंट का इलेक्शन हाल ही में हारा, मैंने किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगाया। मैं हारा ना, वोटर ने साथ नहीं दिया। इससे पहले मैं असेंबली के 1-2 इलेक्शन हार चुका हूँ। हारा क्योंकि लोगों ने वोट नहीं दिए। आम तौर पे इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ाम तब लगते हैं जब कोई हार जाता है। जीतने वाला कभी धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगाता। बिल्कुल। और ये बदकिस्मती है। लेकिन हकीकत यह है कि मैं कभी धांधली के वजह से इलेक्शन नहीं हारा हूं तो लोगों ने साथ नहीं दिया। नहीं, असल ये सवाल इसलिए एक्सपर्ट कर रहे हैं क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में सेंटर की मर्जी के मुताबिक सरकार बनाने की कोशिश होती है। कोशिश तो होती है ना, अब लेकिन उस कोशिश में अगर वोटर का साथ ना रहा तो वो कोशिश नाकाम है। अगर ठीक ठाक तादाद में वोटर बाहर आके अपने वोट का इस्तेमाल करे तो मरकज इसमें कुछ नहीं कर सकती। मरकज को मौका तब मिलता है जबकि 5%, 7% लोग अपने वोट का इस्तेमाल करें, बाकी लोग घर में बैठ के आराम करते हैं। फिर मरकज को एक मौका मिल जाता है, 500 इधर 500 उधर, तो आप रिजल्ट जो है उसमें थोड़ी सी तब्दीली ला सकते हो। लेकिन आमतौर पे जब टर्नआउट आपका ठीक रहे और पोलिंग बूथ में आपके पोलिंग एजेंट मजबूत रहें तो फिर गुंजाइश बहुत कम है। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर में हमेशा कश्मीरियों की हुकूमत रही है। जम्मू एक मातहत पार्ट बन के रहा है। अब कोशिश हो रही है कि जम्मू रीजन से चीफ मिनिस्टर बने, उनका गलबा हो। डिलिमिटेशन भी इसी तरह से किया गया है, इधर की सीटें कम, उधर की बढ़ाई गई है। जो नॉमिनेट एमएलएज होंगे उनको वोटिंग पावर दिया गया है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो बीजेपी की या सेंटर की कोशिश है कामयाब होगी? अगर ऐसा होता है तो अब क्या रद्द अमल ये तो होगा? अब वोटर तक है। और वैसे भी ना, जमहूरियत में जिसकी अक्सरियत है वो चीफ मिनिस्टर बनाए। हमने कब कहा कि जम्मू का चीफ मिनिस्टर नहीं होना चाहिए? हमने कब जम्मू के चीफ मिनिस्टर का विरोध किया हो या उसके खिलाफ बात की हो? हमने सिर्फ ये कहा है ना, हुकूमत मतलब मेजॉरिटी जिसकी आ जाती है
वो जिसको भी चीफ मिनिस्टर बनाना चाहे बनाए। अब बीजेपी को किसने कहा था कि 2015 में मुफ्ती साहब को चीफ मिनिस्टर बनाए? उस वक्त वो अपना बना लेते, करते जोर मुफ्ती साहब पे और बनाते जम्मू का चीफ मिनिस्टर। नहीं बनाया जब मौका मिला था उनको। अब आगे जाके इस इलेक्शन में क्या होगा वो 8 अक्टूबर को पता चलेगा। एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि जो इलेक्शन हो जाएगा तो सरकार आपकी अगर नहीं बन पाती है, दोबारा से गवर्नर रूल नाफिज हो जाता है, तो कोशिश क्या होगी? अगले 6 महीने बाद दोबारा इलेक्शन होगा या इसको 5-6 साल तक बढ़ाया जाएगा? 8 अक्टूबर के बाद हुकूमत बनेगी। किसकी बनेगी? वो इंशाल्लाह हमारी बनेगी। उम्मीद तो वही है। और जिस तरह पहले 2 फेज रहे ठीक ठाक रहे, पहले 2 फेज अब ठीक ठाक रहे हैं। पहले 2 फेज ठीक ठाक रहे। अब थोड़ा जम्मू की तरफ मेहनत करने की ज़रूरत है, ताकि बीजेपी का थोड़ा वहाँ जो मोमेंटम बढ़ रहा है उसको जो है कंट्रोल किया जाए। और वो हो जाता है तो मुझे लगता है बीजेपी ऑपोजिशन का ही काम अगले 5 साल के लिए करेगी। लेकिन बीजेपी, मोदी साहब लगातार कह रहे हैं यहाँ भी आकर के कि आर्टिकल 370 के हटाने के बाद मिलिटेंसी कश्मीर में खत्म हो गई है, डेमोक्रेसी मजबूत हुई लेकिन है, लोग ये वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। ये बताना भूल जाते हैं ना कि अगर कश्मीर में मिलिटेंसी नहीं है तो जम्मू में है। जम्मू में कौन सा ऐसा इलाका है जहां आपको मिलिटेंसी देखने को नहीं मिलती? पीर पंचाल हो, चिनाब हो, रियासी हो, जम्मू हो, उधमपुर, कठुआ, सांबा, मुझे बताइए ना कहाँ पे मिलिटेंसी नहीं है। और जहां तक पोलिंग की बात की जाती है, आप इस कल का फेज जो रहा उसको 2014 से कंपेयर करिए। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां 2014 में वोट ज्यादा पड़े थे, बड़गाम जिले में, गांधरबल जिले में। अगर आप फर्स्ट फेज की बात करें तो कुछ ऐसे इलाके हैं जिन्होंने 2014 में 10, 15, 20% ज्यादा वोट डाले थे। तो अगर 370 से सारा कुछ ठीक हुआ, अब डर नहीं है, खौफ नहीं है, बॉयकॉट का कॉल नहीं है, तो श्रीनगर में 25% वोट क्यों पड़ रहे हैं? यहाँ तो 50-60% वोट पड़ने चाहिए थे, नहीं पड़े ना। नहीं, शहर तो बहाना होता है ना। दूसरे शहरों में तो कम से कम 40-50% वोट पड़ते हैं, यहाँ नहीं पड़े। तो अगर 370 ही इन सारी चीजों में रुकावट बनी हुई थी तो वो तो रुकावट गई, लोग क्यों नहीं आ रहे? बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट जनाब उमर अब्दुल्ला साहब। इनका कहना है कि सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनेगी और कहीं ना कहीं आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला साहब, अपने टाइम दिया और हमारे साथ बातचीत की।